हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा नाम के चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन। हम लोग पीछे भी संयोजन पढ़ चुके हैं, संधारित्र का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। सेम उसी प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं सेलों का संयोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो लॉजिकल होने वाला है, पूरा समझ में आएगा, बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी कहा जाए लिखने के लिए वाला उसको फुल एक्टिव होकर के लिखना है आसान। बस एक बार आप लॉजिक पकड़ लेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए सेलों का संयोजन सामान्यतः दो प्रकार से करते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। याद रखिएगा कि सेलों का संयोजन, जैसे प्रतिरोध का संयोजन कितना प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से, एगो समांतर क्रम, एगो श्रेणी क्रम। तो सेम उसी प्रकार ये भी है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन सेलों का भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, पहले वो समझते हैं। देखिए श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि लगातार रहता है, उसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर लगातार रहे, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो उसी प्रकार एक सेल, फिर दूसरा सेल, उसके जस्ट बगल में तीसरा सेल, तो उसी को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे बालक, आपको थोड़ा सा हम याद करवा देते हैं। देखिए ये रहा हमारा एक सेल, और हर एक सेल की एक अधिकतम क्षमता, अर्थात टर्मिनलों के मध्य विभवांतर जब उसको काम में नहीं ले रहे होते हैं तो उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, यानी कि बिगड़ा हुआ ई। विद्युत वाहक बल यानी कि बिगड़ा हुआ ई। और इसके साथ रहता है इसके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया सेल का प्लस टर्मिनल और ये हो गया सेल का माइनस टर्मिनल। आपको इतना पता होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला बताए थे बालक कि बिगड़ा हुआ ई अर्थात विद्युत वाहक बल बराबर होता है V प्लस आई इंटू आर। और यहाँ से V बराबर लिखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा बिगड़ा हुआ ई अर्थात विद्युत वाहक बल माइनस आई इंटू आर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यही फॉर्मूला आपको काम आएगा आज की क्लास में। ये हो गया तो रिवीजन, ये हो गया रिवीजन। ये हो जाएगा टर्मिनलों के मध्य विभवांतर यानी टर्मिनल वोल्टता। ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल, ये हो जाएगा परिपथ में बहने वाला धारा, और ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर है बात? इतना आपको हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं बालक, ये हम रिवाइज करवाया आज की क्लास में, जो कि हम काम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेलों का संयोजन। देखिए ये जो सेलों का संयोजन है बालक, इसको हम पूरा एक सेल मानेंगे, मतलब इसको हम पूरा एक ही सेल में दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए दिखाते हैं। देखिए श्रेणी क्रम का मतलब क्या होगा कि ऐसा एक सेल होगा, फिर इसके जस्ट बगल में एक दूसरा सेल होगा, इसके जस्ट बगल में तीसरा सेल होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग तीन सेलों का संयोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा बालक पहला सेल, और ये हो जाएगा पहला सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इसके जस्ट आ जाएगा दूसरा सेल, और ये हो जाएगा इसका आंतरिक प्रतिरोध। इसके जस्ट एक और सेल आ जाएगा बालक, ये हो जाएगा इसका आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर है? अब देखिए इसको परिभाषित कैसे करिएगा श्रेणी क्रम का। ठीक है, अगर साइंस में देखेंगे तो देखिए क्या होता है कि ये हो जाएगा एक सेल का धनात्मक टर्मिनल, फिर ये हो जाएगा ऋणात्मक टर्मिनल। तो देखिए पहले सेल का, ध्यान से सुनिएगा बालक, पहले सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, दूसरे सेल का धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, और दूसरे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल से तीसरे सेल का धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। फिर से एक बार बोलते हैं, पहले सेल का ऋणात्मक टर्मिनल से दूसरे सेल का धनात्मक टर्मिनल से, तथा
दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से तीसरे सेल का धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसी को बोलते हैं सेलों का श्रेणीक्रम। और देखिए इस सेल का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो हो जाएगा E1, और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो हो जाएगा E2, और इस सेल का तीसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो हो जाएगा E3। और देखिए इसके साथ जो लगा हुआ आंतरिक प्रतिरोध ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। क्लियर। अब देखिए आपको एक लॉजिक बताए थे जो कि स्टार्टिंग से ही हम बताते आ रहे हैं कि अगर रास्ता बदलेगा, ध्यान से सुनिएगा बालक, अगर रास्ता बदलेगा तो हमारा विद्युत धारा का मान बदलेगा। यदि रास्ता बदलेगा तो धारा का मान बदलेगा। अब देखिए अब पानी की तरह मान लीजिए, देखिए अगर एक ही पाइप है तो इसी से होकर पानी को जाना है, मतलब अगर एक ही रास्ता है तो विद्युत धारा को वो इसी रास्ता से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब विद्युत धारा इसी रास्ता से होकर गुजरेगा। देखिएगा ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा I, चला जाएगा I, मतलब एक ही रास्ता है तो विद्युत धारा तो हर जगह समान रहेगा। ठीक है, विद्युत धारा क्या रहेगा, हर जगह समान रहेगा। और विभवांतर यहाँ पर ही चेंज होगा, जैसे विभवांतर चेंज हुआ तो विद्युत वाहक बल आया E1 E2 E3। यहां तक क्लियर है बालक, ये आपका फिगर तैयार हो गया है श्रेणी क्रम का। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये जो प्रथम सेल है बालक, यहां से लेके यहां तक ये बिंदु, अब बिंदु डिसाइड कर देते हैं, ये बिंदु हो जाएगा। देखिएगा बिंदु डिसाइड कर रहे हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए ये कलर ले लेते हैं, ये हो जाएगा बिंदु ए, ये हो जाएगा बिंदु बी, और ये हो जाएगा बिंदु सी, और ये हो जाएगा बिंदु डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हमें एक काम करते हैं, क्या होता है देखिएगा, ये तीन सेल मिल करके जो काम कर रहा है वो एक सेल अगर काम करता है तो उसको बोलते हैं समतुल्य परिपथ। क्या बोलते हैं बालक? समतुल्य परिपथ। तो इसका हम समतुल्य परिपथ बना लेते हैं, समतुल्य परिपथ। देखिए जो तीन सेल मिलकर जो काम कर रहा है बालक, वो एक सेल मिलकर के काम करेगा। देखिए बिंदु वही रहेगा ए से लेकर डी तक, तो ये बिंदु ए हो गया, और इसको में सेल लगाते हैं, एक हो जाएगा धनात्मक टर्मिनल, एक हो जाएगा ऋणात्मक टर्मिनल, और ये हो जाएगा इसका एक आंतरिक प्रतिरोध, और ये हो जाएगा बिंदु डी, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध ए और डी के बीच में लगा हुआ है। देखिए तो इसका जो विद्युत वाहक बल होगा इस सेल का वो हो जाएगा ई तुल्य, और इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा आर तुल्य। समझ में आया? ये तीनों मिलकर के जो काम करेगा वहीं एक ये अकेला आदमी काम कर देगा, ये अकेला सेल काम कर देगा, जिसको कहते हैं समतुल्य परिपथ। यहां तक क्लियर है? तो अब आपको चलते हैं हम लोग डेरिवेशन के ऊपर। देखिए ध्यान से देखिएगा बालक, यहां पर इसे अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए प्रथम सेल के लिए देखिएगा, प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम बिंदु ए और बी के बीच में लिख रहे हैं, ए और बी के बीच में, तो देखिए कैसे लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा वी किन दो टर्मिनल के बीच, तो ए बी, तो ए बी, तो यहां हो जाएगा ए बी बराबर। देखिए यहां से लिखिएगा, देखिए पहले सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है बालक? E1, तो यहां से हो जाएगा E1 माइनस परिपथ में बहने वाला धारा कितना है बालक? I, तो ये हो जाएगा I इंटू प्रथम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है बालक? R1, ये R1 है बालक, तो ये हो जाएगा R1। क्लियर है? अब देखो यहां से आप लिख सकते हो दोनों टर्मिनल के मध्य अंतर, मतलब VA माइनस VB बराबर, यहां से हो जाएगा E1 माइनस I इंटू R1, ये हो जाएगा समीकरण 1। ये समझ में आया? देखिएगा हम यहां से लिख रहे हैं बालक, यहां से देखिए इस फॉर्मूला से लिख रहे हैं कि देखिए दोनों टर्मिनल के बीच अंतर को विभवांतर कहते हैं, यानी कि टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टता, तो ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टता VA माइनस VB,
मतलब ये दोनों बिंदुओं के मध्य अंतर, यही ना होता है, बराबर। देखिए यहाँ है E1, तो प्रथम सेल के लिए विद्युत वाहक बल कितना है E1, तो E1 माइनस यहाँ है I, तो परिपथ में बहने वाला धारा कितना है I, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है प्रथम सेल के लिए R1, तो यहाँ से हो जाएगा R1। क्लियर है, ये हो गया समीकरण 1। अब आगे चले, अब लिख लीजिएगा। अब चलिए लिखते हैं द्वितीय सेल के लिए, अगले स्लाइड में ले चलते हैं। लिखिएगा बालक, द्वितीय सेल के लिए, द्वितीय सेल के लिए, द्वितीय सेल के लिए देखिए, द्वितीय सेल के लिए सेम लिखेंगे। देखिए किन दो बिंदुओं के बीच लगा हुआ है सेल बालक, देखिए यहाँ पर ही लगा हुआ है बी और सी के बीच में, दूसरा सेल बी और सी के बीच में लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी बराबर। देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय सेल के लिए विद्युत वाहक बल E2 माइनस परिपथ में बहने वाला धारा I और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2, ये हो जाएगा समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब उसी प्रकार तृतीय सेल के लिए लिखेंगे बालक, तृतीय सेल के लिए। अब तो आपको लॉजिक पता चल गया होगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो फिर समझिए क्लियर हो जाएगा। देखिए तीसरा सेल किन दो बिंदुओं के बीच लगा हुआ है, सी और डी के बीच में, तो लिख देते हैं वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी बराबर तीसरे सेल का विद्युत वाहक बल E3 माइनस I और आंतरिक प्रतिरोध तीसरे सेल का R3, ये हो जाएगा समीकरण 3। कुछ करना है बालक, बहुत आसान है, बस फॉर्मूला बैठा देना है। चलिए अब लिखते हैं समतुल्य परिपथ के लिए, समतुल्य परिपथ के लिए, समतुल्य परिपथ के लिए। देखिए समतुल्य परिपथ किन दो बिंदुओं के बीच लगा हुआ है, ए, देखिएगा ए और डी के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो लिख देते हैं, ये हो जाएगा VA माइनस VD बराबर। अब समतुल्य परिपथ का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है बालक, ई तुल्य माइनस बहने वाला धारा तो I ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर परिपथ में अगर रास्ता नहीं बदल रहा है बालक, तो बहने वाला जो धारा होगा वो तो समान होगा I, ठीक है, तो सेम I हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर R तुल्य कितना है बालक, आंतरिक प्रतिरोध कितना है बालक, R तुल्य, तो यहाँ पर इसे लिख देंगे R तुल्य, तो ये हो जाएगा I इंटू R तुल्य, I इंटू R तुल्य, ये हो जाएगा समीकरण 4, ये हो जाएगा समीकरण 4। समझ में आया, क्लियर है, आसान है। चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग करते हैं थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम। चलिए अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़िए, देखिए समीकरण 1 में कितना है बालक, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जोड़ने का एक तरीका करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि जो इस साइड वाला होगा, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, और जो राइट हैंड साइड वाला होगा उसको राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, यहाँ पर ही देखिएगा, समीकरण 1 को दिखाते हैं, तो समीकरण 1 कितना है बालक, देखिएगा यहाँ पर ही देखिए VA माइनस VB, तो इसको लिख देते हैं VA माइनस VB। चलिए इसको लिखिएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB प्लस, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं तो जोड़ने, फिर आगे लिखिएगा VB माइनस VC प्लस क्या हो जाएगा VC माइनस VD, यही ना हो जाएगा बालक। देखिएगा तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो अभी अभी बोले हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जोड़िएगा, तो देखिए VC माइनस VC, VC माइनस VD, तो इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब राइट हैंड साइड वाला राइट में जोड़ेंगे, देखिए राइट हैंड साइड वाला पहला सेल को जोड़ेंगे, तो पहले सेल के लिए जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा
E1 माइनस आई इंटू R1। क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा E2 माइनस आई इंटू R2। बस इसी को जोड़ रहे हैं बालक, देखिएगा जो राइट हैंड साइड में है, देखिए E2 माइनस आई इंटू R2, E3 माइनस आई इंटू R3, इसी को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा प्लस का E3 माइनस आई इंटू R3। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि इसको जोड़ लीजिए, E1 E2 E3, ये तीनों जोड़ में है तो जोड़ में कर दीजिए। ये हो जाएगा E1 प्लस का E2 प्लस का E3, ये तीनों जोड़ में है, माइनस आई इंटू R1 माइनस आई इंटू R2 माइनस आई इंटू R3। कोई दिक्कत? बस इसी को क्या किए हैं कि ई वाला को जोड़ दिए हैं और जो माइनस आई इंटू आर है उसको अलग अलग सेपरेट करके लिख दिए हैं। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ से क्या हो रहा है बालक, यहाँ से देखिएगा सेम लिख दीजिए, वी ए माइनस वी वी प्लस का वी वी माइनस वी सी प्लस का वी सी माइनस वी डी। अब ध्यान से देखिएगा अगर, तो यहाँ पर ही कुछ कट रहा है बालक। क्या हो रहा है? कट रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बी माइनस का है और यहाँ पर ये वी बी प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट गया। यहाँ पर देखिएगा वी सी माइनस का है और वी सी प्लस का है, ये दोनों कट गया। और बच क्या गया, वी ए माइनस वी डी, बच क्या गया बालक, वी ए माइनस वी डी। तो यहाँ से हो जाएगा वी ए माइनस वी डी बराबर, यहाँ देखिएगा यहाँ क्या कीजिएगा कि इसको लिख दीजिए E1 प्लस का E2 प्लस का E3। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तीनों में आई कॉमन है, तो माइनस का आई को अब बाहर निकाल लीजिए। तो माइनस का अगर आई को अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा बालक, देखिए अंदर बच जाएगा R1 और माइनस तो बाहर निकल गया तो प्लस बच जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का R2 प्लस का R3। इसको आप मान लीजिए समीकरण 5, इसको आप मान लीजिए समीकरण 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखिए वाला, अब क्या करते हैं कि समीकरण 4 में और 5 में तुलना करते हैं। समीकरण 4 और समीकरण 5 में तुलना करने पर तुलना कैसे करते हैं जो देखिएगा, समीकरण 5 आपको दिख रहा है, समीकरण 4 को दिखाते हैं एक बार। देखिए समीकरण 4 में देखिएगा यहाँ पर ही क्या है बालक, देखिएगा यहाँ पर ही है वी ए माइनस वी डी, यहाँ पर भी क्या है बालक, समीकरण 4 में, समीकरण 5 में क्या है बालक, वी ए माइनस वी डी सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पर ई तुल्य के जगह पर क्या है बालक, समीकरण 4 में देखिएगा यहाँ पर ही ई तुल्य के बराबर क्या है बालक, ई तुल्य के बराबर है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ई तुल्य के बराबर है बालक E1 प्लस E2 प्लस E3। तो इसको लिख दे, चलिए लिख देते हैं कि यहाँ पर ई तुल्य बराबर है बालक, ई तुल्य बराबर है बालक किसके, E1 प्लस का E2 प्लस का E3। ठीक है, और देखिए बीच में है आई, तो बीच में वहां पर भी होगा आई, देखिए आई है, और आर तुल्य के जगह पर कितना है बालक, यहाँ पर देखिएगा बीच में आई इंटू आर तुल्य के जगह पर कितना है, आर तुल्य के जगह पर कितना है बालक, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ हो जाएगा कि आर तुल्य के जगह पर कितना है बालक, आर तुल्य के जगह पर कितना है बालक, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ये हो जाएगा हमारा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन समाप्त। ठीक है, यानी कि हम लोग तुलना कर लिए कि हमारा जो ई तुल्य बराबर है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 के, और जो आर तुल्य बराबर है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक क्लियर है बालक?
तो ये हो गया श्रेणी क्रम समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, जो कि है समांतर क्रम संयोजन। पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार और फिर से वीडियो को स्टार्ट करिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ये हम लिख के देते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखना है और नोट करना है।